क्या? सारे उठ जाओ, वेस्ट हो गैस। अरे टीचर जी, ये क्या हो रहा है? आपके सारे बच्चे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और देखिए आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हो? सही तो कह रही हूँ ना मैं? सही कह रहे हो। देखिए टीचर, जितने भी सारे आपके बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट और बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर आगे फ्यूचर में तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा उनके लिए। क्यों बच्चों, सही तो मैं कह रही हूँ ना आपको? देखिए ना मैम, ये मेरी सुनते ही नहीं है, कितना भी बोलो तभी भी रिस्पेक्ट नहीं आता। उसके लिए आपको इनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं तो फिर ये क्या गड़बड़ करेंगे ये तो भगवान ही जाने। अब बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तब डिसिप्लिन सिर्फ बिहेवियर और टाइम मैनेजमेंट में ही नहीं होता। क्लासरूम में जैसे कि अब यह टीचर थी, ये पढ़ा रही थी, पर बच्चे तो उनकी बात मान ही नहीं रहे थे। टीचर ना ही कुछ ध्यान दे रही थी और वो बिल्कुल मोबाइल में बिजी थी। आते ही देखो तो फिर गुड मॉर्निंग बोलना ही नहीं होता। अब ये बच्चे कितने शरारत है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं आप सबको ये कह दूँ कि ये बच्चे बड़े शरारत हैं, पर फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको सक्सेसफुल प्राप्त होगा। आप जब बड़े हो जाएंगे तो तभी आपका जब बिजनेस हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, तो तभी आपको कितने सारे काम करने होते हैं। सही कह रही हूँ ना? हाँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और लाइफ के लिए तो भर भर के लिए आपको ये ध्यान में रखना ही होता है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि लिसनिंग डिसिप्लिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अच्छे से सुनेंगे तभी हम एग्ज़ाम में भी फोकस कर पाएंगे। सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एज अ सिटीज़न भी कंट्री के बहुत से डिसिप्लिन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ द वे टू सक्सेस। One, two, three, go. थैंक यू सो मच। ओम शांति। ये लो। Excellent, that was. Now next we have group number 3. Group number 3, please come on stage. After that, group number 2. Which is your group number? 1. Group number 1, be ready. Here only. ग्रुप नंबर 3 को रैंडम टॉपिक मिला था और उनका टॉपिक था दैट टू पिक फ्रॉम अ बोल, और उनको टॉपिक मिला था भाजी मंडी। सो व्हाट हैव वी हियर? अ भाजी मंडी। ग्रुप नंबर 3। सभी बोलने वाले। पहले मैं बोलूँगा। हम मतलब भाजी बेचने वाले हैं। नीचे बैठ सकते हैं? बटाटा 30 रुपये लगेगा। बटाटा 30 शुरू। बटाटे 30 रुपये किलो। बटाटे 30 रुपये किलो। 1 किलो बटाटे कितने? 1 किलो बटाटे दिया। हाँ। अरे कुछ तो सड़े हुए और कुछ अच्छे। मैं क्या करता हूँ, दोनों मिक्स देख देता हूँ, आज तो मेरा मुनाफा हो जाएगा। ये लो। कितने रुपए चाले? 30 रुपये है क्या? 150 रुपये। 20 रुपये टमाटर ले लो। 20 रुपये टमाटर। ये तो बहुत 20 रुपये टमाटर ले लो। खराब है सब्जी है। क्या चाहिए बहन जी? कितने के टमाटर दिए? 20 रुपये किलो।
बहन जी मेरे पास ख़राब टमाटर है, आप सामने वाले दुकान से ले लीजिए। कितने अच्छे हम लोगों को अच्छे टमाटर सड़े हुए नहीं। तो देखा आप लोगों ने इन दोनों दुकानदार की सोच कितनी अलग है। पहले ने सिर्फ खुद का फ़ायदा देखा और ज़िंदगी भर के लिए नुकसान हो गया, और दूसरे ने वो दुआएं भी कमाई और पैसे भी कमाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। वेरी गुड। आज की भाजी मंडी। अच्छा, एक टिप है, ग्रुप्स जो अभी ड्रामा करने वाले हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी सुन लें, और पेरेंट्स भी थोड़ा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप अपने बाल और अपनी पीठ ऑडियंस को न दें। खड़ा रहना है तो स्लांटिंग इस तरफ में, ठीक है। तो अभी ग्रुप नंबर 1 3 तो हो गया ना। अभी ग्रुप नंबर 4 आ रहा है, उनको इनैक्ट करना था रामायण में से कोई भी छोटा पीस ऑफ एनी इंसिडेंट रामायण में से। तो पेश है ग्रुप नंबर 4। म्यूजिक बजाओ ना भाई। एक्सीलेंट, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इन्होंने तो दशहरा ही मना लिया यहाँ पर। वेरी गुड। और अभी नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 5। इनको टॉपिक मिला था लाइफ बिफोर एंड आफ्टर स्मार्टफोन। लाइफ बिफोर एंड आफ्टर स्मार्टफोन। मोबाइल के पहले बच्चों की ज़िंदगी। और अब बुला 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 क्यों नहीं आ रहे हो? हम लोग गेम खेल रहे हैं। गेम क्यों खेल रहे हो? मज़ा आता है उससे। लेकिन गेम खेलने से हमारी आंखें खराब होती हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग खेलने वाले। ठीक है, ठीक है। मैं मोबाइल हूँ। मैं जब नहीं थी तभी भी लोगों को सफ़र करना पड़ता था, हार्ड थी ज़िंदगी। पर जब मैं आई
तब लोगों ने मेरे अच्छे फ़ायदे देखने से अलावा उन्होंने मेरा मिसयूज़ किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डेवलप ही नहीं होना चाहिए था। मैं परेशान हो गया हूँ। लोग मेरे वजह से पागल हो रहे हैं। क्या मुझे इस दुनिया में होना चाहिए या नहीं? मैंने तो जो करना है वो बता दिया है आपको। अब आपकी बारी है उस फैसले को उठाने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। उधर से जाओ। मनुष्य ने तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन को भी दुखी कर दिया है। हाय रे मैं मोबाइल। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप इज़ रेडी नाउ। ये है ग्रुप नंबर 1। इनको टॉपिक मिला था किसी एक यति जीवन का प्रसंग। एक यति वो है विच इज़ एनिमल्स हु कैन टॉक। मुझे भी आज पता चला, सॉरी। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। एक संत है, ओके सॉरी, चश्मा नहीं पहने। किसी एक संत की जीवन का प्रसंग, सो सॉरी। यहाँ पे सारथी और सिद्धार्थ महाराज के बीच में वार्तालाप चल रही है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। सारथी, ये दुनिया कितनी अच्छी है। नहीं महाराज, सुख और दुख दोनों भी गांव में हैं। चलो दिखाओ। ये दोनों गांव के सैर के लिए निकल जाते हैं। तब इन्हें दिखता है कि एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। इस साइड आ जाओ। फिर ये आगे बढ़ते, इन्हें दिखता है कि घर वाले सारे झगड़े कर रहे हैं। फिर ये वो आगे बढ़ते हैं और इन्हें दिखता है कि कोई तो बहुत बीमार है और उनके सारे घर वाले उनकी रक्षा और सेवा कर रहे हैं। ये तो बार बार बीमार ही पड़ती रहती है। इसका क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तब सिद्धार्थ महाराज कहते हैं, ये दुनिया में कितना दुख भरा हुआ है। तब वो ठान लेते हैं कि वो संन्यास करेंगे और इस पूरी दुनिया में खुशी फैला देंगे। तब से ये बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। इधर से दैट वाज एक्सीलेंट। और अभी लास्ट ग्रुप आने वाला है। लास्ट ग्रुप आने वाला है। इनको टॉपिक मिला था सेव वाटर सेव लाइफ। दैट्स ग्रुप नंबर 2। प्लीज स्टार्ट। और किसको माइक चाहिए? तुम्ही तिकडे केला सगळं। ओम शांति। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक सुंदर गांव का दृश्य भी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बच्चे किस तरह खेल रहे हैं मज़े में। यहाँ पर कुछ औरतें कुछ फर्श पोंछ रही है, कुछ बर्तन धो रही है, तो कुछ कपड़े धो रही है और कुछ पौधों में पानी डाल रही है। आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर पानी में ऐसी उछल मचा रखी है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। पानी की ज़रूरत जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बोल। माँ मुझे पानी चाहिए। माँ मुझे पानी चाहिए। माँ अपने बच्चे को पानी देते हुए, हाँ बेटा ये लो। बच्चा पानी पीता है और आधा से ज़्यादा पानी फेंक देता है। मैं जाकर ब्रश करके आता हूँ।
बच्चा अपने घर ब्रश करने जाता है। वो ब्रश करते वक्त अपने जो नल का पानी है वो खुला छोड़ देता है और ब्रश होने के बाद भी नल का पानी खुला छोड़ के ही चला जाता है वहाँ से। अचानक कि सब बच्चे जब खेल रहे होते, अचानक एक बच्चा बीमार हो जाता है। माँ पानी। सारी औरतें उसकी तरफ भागी चली जाती है कि देखते हैं क्या होता है उसको। अरे ये क्या हुआ? पानी कहाँ है? इसे तो पानी चाहिए। सारी औरतें पानी ढूंढने लग जाती है, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने पानी को बर्बाद किया है, ये लोग बिल्कुल भी पानी नहीं ढूंढ पाती है। इसके कारण ये सब चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है कि हमने पानी को इतना ज़्यादा बर्बाद किया है, अब पानी कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो वैसे ही 2 दिन तक ये लोग ऐसी रहती है। 2 दिन के बाद वर्षा ऋतु आती है। फिर सब ये खुश हो जाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु ने ही इसका जीवन इतने सरलता से बचा लिया। आ जाओ, सब खड़े हो जाओ एक साथ। पानी मिल गया है, ये लो बेटा। पानी के कारण बच्चे का जीवन बच गया सफलता से। तुम दोनों जाकर बोल अपना। पानी है तो हम है। पानी हमारे जीवन का अंग है। पानी बचेगा तो जीवन बचाएगा। जल ही जीवन है। अगर हमने पानी पी लिया तो हम उसको वापस नहीं निकाल सकते हैं। पानी ही तो जीवन का महत्व है, फिर इस पानी को क्यों हम बहाएं? हर टाइम इसकी ज़रूरत ही हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। हम तो फिर भी भगवान के खुशनसीब है कि हम लोगों को इतना सारा पानी मिलता है। उन देशों का क्या जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। जैसे कि राजस्थान का गांव देखा जाए तो उन्हें 20 किलोमीटर उस पानी के लिए चलना पड़ता है। ना नहाने का पानी, ना पीने का पानी, ना साफ़ सुथरी ज़िंदगी। इस तरह ऐसे थोड़ी ना होता है, इसलिए जल को बचाए। ओम शांति। 1 2 3 थैंक यू बोलना। थैंक यू। छः के 6 ग्रुप्स को ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया गया था और सिर्फ 10 मिनट में उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो सभी 6 के 6 ग्रुप्स के लिए और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और एक बात जो मैंने नोट की, सभी के कॉन्सेप्ट्स वेरी यूनिक और सभी का पार्टिसिपेशन भी, एनैक्टमेंट भी वेरी नाइस। सो वेल डन चिल्ड्रन, वेल डन। अभी दत्ता भाई यहाँ से आगे लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो ग्रुप्स ने ड्रामा किया है वो सभी ग्रुप्स के लिए एक बारी जोरदार तालियां। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी भगवान बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे माना महात्माएं होते हैं। तो ये हम कहते हैं कि बच्चे लोगों की सभा नहीं है, लेकिन महात्माओं की सभा है, क्योंकि भगवान ने टाइटल दिया है आप सभी को, क्या? महात्मा। तो इस महान आत्माओं की सभा में एक ऐसी हस्ती है, हम आमंत्रित करते हैं प्रथमेश जी। प्रथमेश जी का आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कहा जाता है बड़े ते बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। नियति ने प्रथमेश जी को थोड़ा दिखने का प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान ने आपको एक वंडरफुल दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। आप यहाँ ही नज़दीक जगदम्बा भवन की पंचक्रोशी में, उनरी में आपका निवास स्थान है।
आप थिंकर ब्रेल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, जो नेत्रहीन भाई बहनों के लिए ब्रेन लर्निंग जो भाषा होती है उसके डिवाइसेस बनाने के काम ये कंपनी करती है। फिर आपको सिंगिंग शो सुपर स्टार सिंगर में गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रथमेश जी स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा थे और 2022 में आपको सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार प्राप्त है। तालियां बजाइए। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से भी आप जब गुजरात में गए थे बहुत अच्छे से आपने मुलाकात की है। कई कारपोरेट कंपनियों में आपका संबोधन पर कथन हुआ है, जैसे कि बड़े रूप में आपने मार्गदर्शन किया है। इतनी छोटी उम्र में भी आपको कई पुरस्कार प्राप्त है। इसमें से खास इंदिरा विविधता पुरस्कार 2022, बिहार फाउंडेशन पुणे से भी आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसी महान हस्ती आप ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी से आपका बहुत गहरा संबंध है और स्पिरिचुअलिटी के कारण आपको क्या क्या फ़ायदे हुए या आपको जो कुछ लाभ हुआ है इसके बारे में हम सभी को आप लाभान्वित करेंगे। प्रथमेश जी। थैंक यू सो मच दत्ता भाई जी इन शब्दों के लिए। ओम शांति। मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है, मैं 12 साल का हूँ। ये आप सभी जान गए होंगे क्योंकि अब 2 दिनों से मैं आप सभी के साथ इस समर कैंप का हिस्सा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरी एज एलिजिबिलिटी है तब तक मैं इस समर कैंप में आता रहूँगा और जगदम्बा भवन से ब्रह्मा कुमारी से तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ। आप सभी यहाँ पर आते रहिए और यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आपको मिल रही हैं उन सभी को अपने आसपास में अपने स्कूल और सोसाइटी में फैलाते रहिए। मैं यहाँ पर आए आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजकर स्पिरिचुअलिटी आप सीखें ऐसा निर्णय लेकर आप सभी के संस्कार के सृजन में पहला कदम रखा है। और अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आना ज़रूरी क्यों है। श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें 23वें श्लोक में कहा गया है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदिन्तितो न शोषति मारुत। यानी कि आत्मा के बारे में ही कहा गया है। आत्मा जो हमारी एनर्जी है, जो शाइनिंग स्टार है, वो ऐसी है कि ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकता है और ना हवा सुखा सकती है। इसी चीज़ की कल सोनाली दीदी ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया हमारे साथ लास्ट सेशन में। और हम सभी अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ मांगते हैं और आजकल के हम सभी बच्चे बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। हम अपने जब भी कुछ ऐड में देखते हैं या हमारे दोस्तों के पास देखते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से वो चाहिए ऐसे कहते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा 3 चीज़ें जो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर मांगिए और पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ये 3 चीज़ें अगर बच्चे आपसे मांगे तो आप उसे अगर वो जितना मांगे उसका दुगना दें। और ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं ये 3 चीज़ें हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा समय और अच्छा संस्कार। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ही हमें समाज में सबसे अलग बनाती है, सही और गलत का अंतर समझाती है और साथ ही साथ हमें समाज में सम्मान दिलाती है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसका मतलब अगर आपके बच्चे लायक हैं तो आप क्यों धन अर्जित कर रहे हैं उनके लिए। अगर वो मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना बन जाएगी।
अगर आपके बच्चे लायक नहीं है तो आप उनके लिए धन अर्जित मत कीजिए, क्योंकि अगर वो आप उनके लिए सोने के सिक्कों से भरी कटोरी भी छोड़कर जाएंगे तो वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। और शिक्षा जो है, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ ही साथ शिक्षा से मतलब सिर्फ साक्षरता नहीं होती है। शिक्षा मतलब जब संस्कार और साक्षरता को मिला लें तब शिक्षा होता है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि संस्कार जो है, संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और हमारा सिलेक्शन एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, पर फॉरेन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम जब वहाँ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं और संस्कार ही हमें इन जड़ों से जुड़े रहने में मदद करता है, इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच अपनी मंजिल को पाने में मदद करता है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस में भटक जाएंगे, जो रास्ता देखा उसी पर चल पड़ेंगे, तो फिर हम अपनी मंजिल कभी पा नहीं पाएंगे। रास्ते बदल जाएंगे तो मंजिल मिलेगी कैसे? भटक गई बात रास्ते में तो बात बनेगी कैसे? देनी पड़ती हैं कुर्बानियाँ बहुत, वरना सपनों भविष्य की नींव पड़ेगी कैसे? देनी पड़ेंगी तिलांजलियाँ अरमानों की, वरना सपनों की कलियाँ खिलेंगी कैसे? और मैंने कई बच्चों को ये भी कहते हुए सुना है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आजकल वैसे भी चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, पर ये चैट जीपीटी जैसे जितने भी एआई टूल्स आ जाएं, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ जाएं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी मात नहीं दे पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है आसान होना। हाँ, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता का जो 47वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोष्ठ कर्मणि। इसका मतलब इस दुनिया में हर प्राणी को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो फल अपने आप अच्छा मिलेगा, पर अगर हम कर्म गलत करेंगे तो फल भी गलत मिलेगा। एक बहुत अच्छे राइटर हैं जेम्स क्लियर, उन्होंने इसी चीज़ को अपने बुक द एटॉमिक हैबिट्स में बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत अच्छी बुक है ये, आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। इसके पहले चैप्टर में प्रोसेस और गोल के बारे में बताया गया। प्रोसेस को एज अ कर्म डिफाइन करते हुए जेम्स क्लियर ने इसमें लिखा है कि अगर हम गोल सेट कर लेते हैं यानी लक्ष्य तय कर लेते हैं, पर प्रोसेस यानी कि जिस प्रकार से हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है वो गलत कर देंगे, तो फिर हम उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर अगर हमने प्रोसेस सही कर लिया और लक्ष्य भी सेट है हमारा, तो लक्ष्य हमें ज़रूर प्राप्त होगा। मतलब आप इस चीज़ को इस तरह से लीजिए कि मुझे लाने हैं 85% एग्ज़ाम में, ऐसा मैंने सोच लिया, पर हरकतें वैसी ही हैं कि 50% आ जाए मुश्किल से, तो 85% आने वाला है क्या? 85% तो नहीं आएगा। तो पर अगर मैं सेट कर लेता हूँ कि इतना लाना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और फिर प्रोसेस करता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, तो 85% मेरा आके रहेगा। तो हमें बस प्रोसेस सही करना है। अगर हम प्रोसेस सही करेंगे तो खुद का बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, प्रोसेस गलत कर देंगे तो खुद का वेस्ट वर्जन बन जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको बेस्ट बनना है या वेस्ट बनना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि पेरेंट्स को समय ज़रूर व्यतीत करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। आजकल हम सभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, तो यहाँ पर मम्मी पापा दोनों ही व्यस्त होते हैं। तो मम्मी पापा को आकर घर पे बच्चों से बात करनी चाहिए, और बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मम्मी आप आ गए, मम्मा अपना फ़ोन देना, तो पापा आप आ गए अपना फ़ोन देना। तो हमें मम्मी पापा से अपने दिन भर की बातें शेयर करनी चाहिए और मम्मी पापा को बात करनी चाहिए हमसे, जिससे बच्चे पेरेंट्स के अनुभवों से आगे बढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी अपने बचपन में जाकर एक नए तरीके से उसे एंजॉय कर पाएंगे। और
कहना चाहता हूँ कि इस जीवन को जीने के लिए योग्यताएं बहुत ज़रूरी हैं और योग्यताएं हमें प्राप्त होती हैं अभ्यास करने से ही। और अगर हम निरंतर अभ्यास कर लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हो या कुछ भी हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक समय की बात है, ये तब की बात है जब गुरुकुल हुआ करता था। तब एक बच्चा था वरदराज, तो वो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, तो बिल्कुल मंदबुद्धि था, उसे कुछ समझ नहीं आता था, हमेशा फेल हो जाता था। तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं, कैसे सिखाऊं। तो वो उन्हें वरदराज को कहते हैं कि मुझे लगता है तुम किसी और कार्य के लिए बने हो, तुम वापस घर लौट जाओ और कहीं और अपना ध्यान केंद्रित करो। गुरुजी की आज्ञा पाकर वरदराज बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और घर की तरफ जब वो प्रस्थान कर रहे थे तब उन्हें रास्ते में प्यास लगती है। वो कुएं से निकालकर पानी पीते हैं तो देखते हैं कि रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर रस्सी के निशान बन गए हैं। तो सोचते जब ये रस्सी पत्थर पे निशान बना सकती है तो मैं क्यों नहीं बार बार अभ्यास करके पढ़ाई कर सकता हूँ और पास हो सकता हूँ। वो गुरुकुल वापस लौटते हैं और तब वो अपने गुरुजी से कहते हैं कि आप मुझे एक मौका और दीजिए और इस बार जो मौका देंगे उसमें मैं ज़रूर आपको पास होकर दिखाऊंगा, सफल होकर दिखाऊंगा। वरदराज का आत्मविश्वास देखकर गुरुजी भी उन्हें एक मौका देते हैं और फिर आगे चलकर वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े प्रकांड पंडित बनते हैं और बहुत बड़े कवि बनते हैं जिन्हें आज हम कवि वृंद के नाम से जानते हैं। यूँ तो उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, पर उसमें सबसे प्रचलित उनकी एक किताब है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये उनकी सबसे प्रचलित किताब है और उन्हीं की जीवन पे ये कविता भी है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि होती है वो भी सुधर जाते हैं और हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पत्थर पर रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं। हम सभी ने विनोबा भावे जी का नाम तो सुना ही होगा और विनोबा भावे जी ने एक बार कहा था कि अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलते हैं तो भी हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं तो भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। आप इसको इस तरह से लीजिए, अगर हम मंदिर में मतलब दिन भर हम मंदिर में जाकर बैठेंगे भगवान जी से प्रार्थना करते हुए, भगवान जी मैं पास हो जाऊँ एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँ एग्ज़ाम में। पढ़ाई तो हमने की नहीं, पास हो जाएंगे क्या हम? हाँ, पर ये बताइए हमने सिर्फ पढ़ाई की, खुद को रिलैक्स ही नहीं किया तो भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम जाएंगे तो इतने प्रेशर की वजह से हम भूल जाएंगे, अरे पढ़ा तो था मैंने, क्या था भूल गया। तो रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है खुद को और स्पिरिचुअलिटी यही काम करती है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें रिलैक्स करती है और उसी के साथ साथ आगे चलकर, अभी तो बहुत छोटी समस्याएं हैं, आगे चलकर जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमारे सामने और बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कम से कम स्पिरिचुअलिटी हमें, अध्यात्म हमें शक्ति देगी, शिव बाबा हमें शक्ति देंगे कि हम उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ। और इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े रहना चाहिए। हम सभी आदरणीय बीके शिवानी दीदी जी को सुनते हैं और मैं उनके सारे वीडियो सुनता हूँ और मुझे उनकी बातें बहुत पसंद है। पर उनकी जो बात है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो दो बातें ये है कि हमें कभी भी अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। हमें हमारे इमोशंस को कठपुतली नहीं बनाना है। किसी ने तारीफ़ कर दी हम खुश हो गए, किसी ने तारीफ़ कर दी हम दुखी हो गए, उसने बुराई कर दी मेरी, मैं दुखी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है।
हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें खुश रहना है या हमें दुखी रहना है। किसी की बुराई करने से, तारीफ़ करने से नहीं। अगर हम खुश रहने के लिए सोचेंगे तो हम खुश रह सकते हैं बिना किसी की तारीफ़ किए भी। तो हम, और दूसरी बात जो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, अपना रिमोट कंट्रोल किसी का ना दें। और साथ ही साथ जैसा भी दीदी ने हमें बताया कि हम कुछ विजुअलाइज करते हैं और फिर जो हमारी बुद्धि है वो उसे अच्छे से विजुअलाइज करती है माइंड के थॉट क्रिएट करने के बाद, और बाद में माइंड उस चीज़ को फील करता है। बिल्कुल इसी प्रकार शिवानी दीदी भी यही सेम चीज़ कहती हैं। अगर हम कहेंगे कि यार तबीयत ठीक नहीं मेरी, दूसरों को भी बता दें कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, अब दूसरे भी कह रहे हैं यार बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो फिर लोग और कह रहे हैं और तबीयत ख़राब है ये वाला वर्ड हमारे पास आ रहा है। सबकॉन्शियस, ये बुद्धि हमारी जितनी सुन रही है उतनी हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, पर डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता हमारी तबीयत को क्या हुआ है। सबको हम कह रहे हैं अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लोग भी कहेंगे कि हाँ इसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तबीयत ठीक है, दुआएं आपके पास आ रही हैं और आपने भी कहा था कि तबीयत तो एकदम ठीक है, तो आपकी बुद्धि भी अब उस चीज़ को विजुअलाइज करेगी और माइंड फील करेगा कि तबीयत एकदम ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माइंड ये चीज़ को फील करेगा। तो पॉजिटिव रहिए हमेशा। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा सत्यता की राह पर चलिए, और सत्यता की राह पर जब आप चलेंगे तो हो सकता है लोग आपका साथ ना दें, सही राह पर आप चलें साथ ना दें। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि सत्यता जो सही चीज़ें होती हैं वो कभी भी वो कन्वीनियंट नहीं होता है। वो रास्ता हमेशा वो तकलीफ़ देने वाला ही होता है। पर हाँ, अगर आप एक बार सफल हो जाएंगे उस चीज़ पर तो बाद में वही लोग आपका एग्जाम्पल देंगे और उसी सही चीज़ की राह को फॉलो करेंगे। लोग कहते हैं टीम प्लेयर बनो, टीम वर्क सीखो, पर सत्यता की राह, अच्छाई की राह एक ऐसी राह है, स्पिरिचुअलिटी की राह एक ऐसी राह है जहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा, पर सफल हो जाएंगे तो सब आपका साथ देंगे। अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा। अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सहज हो सके जो वो नहीं लक्ष्य मेरा। बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों ना दो साथ मेरा। अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, और मैं आप सभी से जाते जाते एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे वादा करेंगे। ये आपके बैच पर कोई ना कोई गुण लिखा हुआ है। मेरे बैच पर जैसे लिखा है सत्यता, वैसे ही हर किसी के बैच पर एक गुण लिखा हुआ है। जैसा गुण आपके बैच पर लिखा है वैसा आपको बनना है, उस गुण को अपने जीवन में बखूबी तरीके से उतारना है। और ऐसा मत सोचिए कि अभी आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा बहुत है स्पिरिचुअलिटी का। आप शिव बाबा से कनेक्ट हो जाइए, शिव बाबा आपको बहुत शक्ति देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए हैं। अब आप सभी हमेशा मेडिटेशन करने आइए, शिव बाबा आपको ज़रूर शक्ति देंगे। अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और मैं बीके धरती दीदी, बीके सोनाली दीदी और जगदम्बा भवन की पूरी टीम को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सभी ने मुझे बहुत धैर्य से सुना, बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रथमेश जी, आपने तो सारा आध्यात्मिकता का सार ही बता दिया। अध्यात्म की शुरुआत आत्मिक पहचान से होती है। गीता के श्लोक का आधार लेकर बिल्कुल करेक्ट आत्मा की पहचान दी, साथ साथ कर्म फिलॉसफी भी बताई, और स्पिरिचुअलिटी के या सत्संग के आधार पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में बच्चे कंपनी को संदेश भी दिया कि आपके जो बैच है उस बैच के अनुसार आपका अनुसरण हो।
साथ साथ हमारे बीच में गरिमा कवठेकर जी और गरिमा सूद दोनों भी उपस्थित है। आपके लिए भी सभी तालियां बजाकर इस छोटी सी सभा में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम अगली कड़ी में चलते हैं। फैंसी ड्रेस प्रेजेंटेशन की सारी टीम तैयार रहेगी और हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं वाजनानी आए हैं, रेडी है? अच्छा, पृथ्वीराज पवार अभी साइंटिस्ट बनकर आपके सामने साइंटिस्ट का रोल प्रेजेंट करेंगे। पृथ्वीराज पवार। Om Shanti. Hello everyone. Good evening. My name is Prithviraj Pawar, studying in 7th standard. Today I am becoming as a scientist. For life without ambition is like a gun without target. When I grow up, I want to become a scientist because scientists invent new things and ideas. But to become a scientist is not easy way because Thomas Edison tried 1000 times to invent a bulb. One thing I want to tell that if we fail in our life, we will never give up because failure is the first step of success. Thank you. इसके बाद रितेश बहिर और रितिका बहिर, आप दोनों आएंगे और सॉलिड टीचर्स के बारे में आपका प्रेजेंटेशन करेंगे। Om Shanti. So first of all, a teacher is like a mother to a child, second mother of her. A teacher is like a candle, consume her energy to just light up the way to the others. Children are so peaceful, they are quite intelligent, they're brilliant in their own, but teachers get